हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना अगला कंसेप्ट रजिस्टर्स से रिलेटेड यहाँ पर लेकर चलेंगे और अगला कंसेप्ट यहाँ पर हमारा होगा कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें 2 टाइप के कम्बिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ व्हाट, सीरीज़ कम्बिनेशन, एंड सेकंड इज़ व्हाट, पैरेलल कम्बिनेशन। तो अगर कई रेसिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करवाते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और कई रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करवाते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। इन दोनों ही कंसेप्ट्स पर हमारा डिस्कशन चलेगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं भाई सीरीज़ कम्बिनेशन। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में मान लीजिए ये रेसिस्टर्स, ये 3 रेसिस्टर्स हैं जो कि कौन से कम्बिनेशन में है भाई, सीरीज़ कम्बिनेशन में हम लेकर चल रहे हैं। और यहाँ इसको बैटरी से कनेक्ट करवा रखा है। पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट किस साइड से किस साइड में फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। और यहाँ पर फिर हम क्या ले लेंगे, एक की ले लेंगे जो कि अभी कैसा सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। जैसे इसमें डॉट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। मान लीजिए 3 रेसिस्टर्स R1, R2 और R3 को हमने किस में कंबाइंड कर रखा है भाई, सीरीज़ में कंबाइंड कर रखा है। और यहाँ पर इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लीजिए हमने कितना ले लिया, V ले लिया। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो रहेगा, ये इंडिविजुअल रेसिस्टर के अक्रॉस कितना यहाँ पर पोटेंशियल आ रहा है, इसके अक्रॉस मान लीजिए V1 आ रहा है, इसके अक्रॉस मान लीजिए V2 आ रहा है, और इसके अक्रॉस मान लीजिए V3 आ रहा है। तो उस केस में बताइए टोटल पोटेंशियल को हम V1 प्लस V2 प्लस V3 फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो V को एक्सप्रेस किया जा सकता है भाई V1 प्लस V2 प्लस V3। जहाँ तक करंट की बात है तो सीरीज़ में आप याद रखेंगे, अगर रेसिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्ट करा रखे हैं तो हर एक के अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम रहेगी। मान लीजिए करंट यहाँ से जो है करंट I फ्लो करना स्टार्ट किया तो इतना ही करंट R1 के अक्रॉस फ्लो करेगा, इतना ही करंट R2 के अक्रॉस फ्लो करेगा, इतना ही करंट R3 के अक्रॉस से फ्लो करेगा। और बाद में यहाँ पर हमारे करंट की डायरेक्शन ये नेगेटिव साइड की तरफ हो जाएगी। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब V1, V2, V3 का कंसेप्ट हम ओम्स लॉ का यूज़ करके आप इजीली निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू IR कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। उसके बेस पर V1 की वैल्यू बताइए, IR1 आ जाएगी, V2 की वैल्यू IR2 आ जाएगी, और V3 की वैल्यू IR3 आ जाएगी। क्योंकि अभी बताया था हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पर अगर V की बात करते हैं तो V कौन सा पोटेंशियल है, इन तीनों के कंबाइंड सिस्टम के कारण जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है, तो उसको अगर हम ओम्स लॉ का यूज़ करें तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है IRS, जहाँ पर RS जो है वो किस चीज़ की वैल्यू है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑब्टेन्ड ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर्स इन सीरीज़। तो यहाँ से देखिए दोनों साइड में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों साइड में देखिए I क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। I इधर हमारे पास इन तीनों में I कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I इस साइड में भी आ रहा है, I इस साइड में भी आ रहा है, तो I से I कैंसिल आउट, और आपके पास जो सीरीज़ कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी RS, इट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर कोई सर्किट आपको दे रखा हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको दे रखा हो, उसमें 3 रेसिस्टर्स आपको दे रखे हों जो कि किस में कंबाइंड कर रखे हैं, सीरीज़ में कंबाइंड कर रखे हैं, और आपसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा जाए तो वो वैल्यू आप इजीली यहाँ पर बता सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 रसिस्टर्स जिनकी रेसिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम ये दे रखी है और वो कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करवा रखे हैं भाई, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करवा रखे हैं। और आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 अभी हमने डिस्कस किया था, तो इट विल बी 3 प्लस 4 प्लस 6 इट विल बी 13 ओम आ जाएगा। और क्या चीज़ यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा हर एक किसके अक्रॉस, रसिस्टर के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट रसिस्टर के अक्रॉस V1 की वैल्यू अभी बताई थी आपको IR1 और भाई V2 की वैल्यू आपके पास IR2, V3 की वैल्यू IR3। तो इसके लिए अब हमारे पास R1, R2, R3 तो हैं लेकिन I अवेलेबल नहीं है, तो I का रिज़ल्ट कहाँ से निकालेंगे, वही ओम्स लॉ का कंसेप्ट। तो यहाँ पर I की वैल्यू आप किसके इक्वल निकालेंगे, इट विल बी V अपॉन RS। मान लीजिए टोटल पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दे रखी हो भाई, 12 वोल्ट दे रखी हो और RS का रिज़ल्ट आपने अभी निकाला ही है, कितना है 13 ओम। तो 12 को 13 से डिवाइड कर देंगे, इतना एम्पियर का करंट वहाँ पर क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम V1 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 की वैल्यू क्या थी, IR1, I का रिज़ल्ट अभी निकाला है, तो 12 अपॉन 13 इंटू R1 कितना था भाई 3 ओम, तो इट विल बी 36 अपॉन 13 वोल्ट। तो इसकी अक्रॉस आ जाएगी। V2 की अगर बात करते हैं तो V2 की वैल्यू देखिए IR2, I का रिज़ल्ट हमारे पास 12 अपॉन 13 इंटू R2 कितना था हमारे पास 4, तो इट विल बी 48 अपॉन 13 वोल्ट आ जाएगी। और थर्ड रसिस्टर के अक्रॉस जो V3 का रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा IR3। I की वैल्यू अभी भी निकाली थी 12 अपॉन 13 और वही R3 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 6, सो इट विल बी 72 अपॉन 13 वोल्ट। तो यहाँ से V1, V2, V3 के रिज़ल्ट आपके पास इंडिविजुअल रसिस्टर के अक्रॉस जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो यहाँ पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट रहा भाई हमारा कौन सा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। अब अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं और अगला कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो अब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको दे रखा है जिसमें रेसिस्टर्स जो हैं वो किसमें कंबाइंड कर रखे हैं भाई, पैरेलल में। तो मान लीजिए 3 रेसिस्टर्स R1, R2, R3 ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और यहाँ पर वही बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ये हमने की ले ली जिसको क्लोज कर दिया गया ताकि इसमें से करंट को फ्लो करवाया जा सके। अब करंट को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं भाई, एमीटर का। एमीटर का कौन सा टर्मिनल आएगा, ये नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव। पीछे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमने एमीटर नहीं लिया, यहाँ पर करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को यूज़ करेंगे। और वही यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर देखिए भाई
अगर करंट की बात करते हैं तो टोटल करंट यहाँ पर वही आई फ्लो कर रहा था, लेकिन इस पॉइंट पर जाने के बाद वो करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके में से कुछ पोर्शन तो इस रसिस्टर के अक्रॉस, कुछ पोर्शन इस रसिस्टर के अक्रॉस और कुछ पोर्शन इस रसिस्टर के अक्रॉस चला गया। यहाँ पर आने के बाद फिर वही तीनों करंट कंबाइन होकर फिर वही करंट आई जो है हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फिर वही करंट आई आ जाएगा। तो आई करंट आई की बात करते हैं तो बताइए करंट टोटल करंट आई 3 करंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आई किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। आई को एक्सप्रेस किया जा सकता है I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आई का कंसेप्ट ओम्स लॉ से आप जानते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पर आई को एक्सप्रेस कर देंगे V बाई आर पी लिखेंगे, वेयर आर पी स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल। ये 3 रेसिस्टर्स R1 R2 R3 इनको पैरेलल में हमने कंबाइंड किया हुआ है, तो उसके कारण जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, आर पी से। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर पी, इट विल बी इक्वल टू I1 को एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए भाई पोटेंशियल की वैल्यू जैसे सीरीज़ में किस चीज़ की वैल्यू, करंट की वैल्यू सेम रही थी हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस, ऐसे ही यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस चीज़ की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर एक के अक्रॉस क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। तो यहाँ पर V तो कांस्टेंट रहेगा, तो I1 को एक्सप्रेस किया जा सकता है ओम्स लॉ से V अपॉन R1, ये आ जाएगा V अपॉन R2 और ये आ जाएगा V अपॉन R3। अब देखिए दोनों साइड में V कॉमन आ रहा है, तो V अपॉन RP को लिखा जा सकता है, इधर V अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखिए V से V कैंसिल आउट, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 अपॉन RP, इट विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। मान लीजिए 3 रेसिस्टर्स जिनकी वैल्यूज़ 6 ओम, 12 ओम और 18 ओम दे रखी है, और ये तीनों किस में कंबाइंड कर रखे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर करवाया हुआ है। तो उसके बेस पर आपसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा जाए, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अभी बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन RP, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। रख दीजिए वैल्यूज़, इट विल बी 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 18। यहाँ से अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6, 12 और 18 का, इट विल बी 36। 6 6 जा 36, 12 3 जा 36 और 18 2 जा 36। तो यहाँ से आपके पास 11 अपॉन 36 ओम, ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, 1 अपॉन RP की। तो RP की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 36 अपॉन 11 ओम। ये आ जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेसिस्टर्स 6, 12 और 18 को जब हम पैरेलल में कंबाइंड करेंगे। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद भाई हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ कि भाई जो हम घर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की अगर बात करते हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगा सीरीज़ और पैरेलल में से। तो उसमें कौन सा ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा। उसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि सीरीज़ में अगर हम 2 इलेक्ट्रिकल गैजेट को कंबाइन करते हैं तो उनके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। लेकिन
ज़रूरी नहीं कि जो दो इलेक्ट्रिकल गैजेट हम लेकर चल रहे हैं उनमें करंट की वैल्यू वहाँ पर उन दोनों की करंट की कैपेसिटी सेम हो। इसीलिए वहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल गैजेट वहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब है और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर है या गीज़र है। अब इन दोनों में अगर सेम करंट फ्लो करवाया जाएगा तो वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि दोनों की करंट कैपेसिटी जो है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर उन्हीं दोनों इलेक्ट्रिकल गैजेट को पैरेलल में कंबाइन कर दिया जाए तो जितने करंट की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक बल्ब को है उतने करंट की सप्लाई इलेक्ट्रिक बल्ब को कर दी जाएगी, और जितने इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रिक गीज़र या इलेक्ट्रिक हीटर को है उतने करंट की सप्लाई उसको कर दी जाएगी। तो दोनों में से अगर पूछा जाए सीरीज़ और पैरेलल में से कौन सा कम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होता है तो कौन सा बताएंगे, पैरेलल कम्बिनेशन। एक तो ये एडवांटेज हो गई इसकी पैरेलल कम्बिनेशन की। दूसरा, अगर कई इलेक्ट्रिकल गैजेट हमने कंबाइन कर रखे हैं और वहाँ पर उसमें से किसी एक गैजेट में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, तो उसके कारण आगे के जो कनेक्शन है वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिकल गैजेट पैरेलल में कंबाइन कर रखे हैं तो उस पर्टिकुलर पोर्शन में ही जो है वो वहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट होगी जहाँ पर डिफेक्ट आया हुआ है। बाकी जो इलेक्ट्रिकल गैजेट से वो अपना काम करते रहेंगे, उनमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पैरेलल कम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होता है बजाय कि सीरीज़ कम्बिनेशन के। इसके बाद भाई अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का क्या कंसेप्ट है भाई, आपने नोट किया होगा जब आप इलेक्ट्रिक फैन को या मोटर को आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं और तो हम क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वो मोटर या जो इलेक्ट्रिक फैन है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या रीज़न होता है, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों ही चीज़ें किससे चल रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये किसके कारण जनरेट हुआ, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई मत करो, वो चीज़ें जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीटिंग इफेक्ट जो जनरेट होता है वो किसके इफेक्ट के कारण होता है, इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई के कारण वहाँ पर जनरेशन होती है। इसी तरह से आप डेली लाइफ में और अप्लायंसेस भी यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक गीज़र है, इलेक्ट्रिक हीटर है, वो सारे भी किस चीज़ से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है, तभी तो वो हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब भी हीट एनर्जी को जनरेट करता है, क्योंकि जिसकी इनपुट में एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कौन से इफेक्ट को जनरेट करती है भाई, हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, तो उसके लिए हमें किस चीज़ का कंसेप्ट, पावर का कंसेप्ट एक पढ़ा है आपने, P का कंसेप्ट किसके इक्वल होता है, W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। अब W का कंसेप्ट अगर हम लेकर चलते हैं तो एक पीछे फार्मूला आया था पोटेंशियल डिफरेंस का, V = W/Q। इस V की इस यहाँ से W का रिज़ल्ट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, V × Q। ये W की वैल्यू इसमें रख दीजिए
तो पावर का रिजल्ट आपके पास इससे इक्वल आ जाएगा V इंटू Q/T। आपने फर्दर एक फार्मूला और पढ़ा था Q/T, तो क्या होता है करंट। तो यहाँ से P इज इक्वल टू VI का कंसेप्ट आ गया, नहीं आ गया। अब यहाँ से देखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हम W के कंसेप्ट से निकालेंगे। यहाँ से अगर हम W का कंसेप्ट लेते हैं तो वो P इंटू T आ रहा है, नहीं आ रहा। अब P का रिज़ल्ट आपके पास V आया हुआ है, तो वो P की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो W का रिज़ल्ट बताइए VI इंटू T आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब एक V का रिज़ल्ट आप ओम्स लॉ का यूज़ करके V इज इक्वल टू IR रख सकते हैं। तो IR और I इंटू T, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा I²R इंटू T। ये जो W का रिज़ल्ट आया ये हमारे पास किस चीज़ का रिज़ल्ट आ गया, इट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि वर्क जो परफॉर्म होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी थी 9th क्लास में, वर्क और एनर्जी का आपस में इंटर रिलेशनशिप हम करते हैं। तो यहाँ से जो वर्क की वैल्यू आई वो एक तरह से किस चीज़ की वैल्यू आ गई, इट्स वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी। तो H का रिज़ल्ट आपके पास I²R इंटू T के रूप में हमारे पास आ जाता है। इसके बाद भाई हम एप्लीकेशंस जिस चीज़ की डिस्कस करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो हीटिंग इफेक्ट है उसको प्रैक्टिकली कहाँ पर उसकी एप्लीकेशन हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी दो एप्लीकेशंस हम लेकर चलेंगे। एक तो किस में यूज़ करते हैं भाई, एक तो हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ वायर के रूप में, और दूसरा जो है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जिसमें टंगस्टन वायर के रूप में। तो किस तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर समझा जा सकता है। फ्यूज़ वायर में देखिए, हम फ्यूज़ वायर को एक किसके रूप में, सेफ्टी वायर के रूप में भी हम कह सकते हैं। पूरे घर की सप्लाई जो है एक पर्टिकुलर वायर से कनेक्ट की जाती है एंड दैट वायर इज़ कॉल्ड व्हाट, फ्यूज़ वायर। अब उस फ्यूज़ वायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, क्योंकि जब एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई किया जाता है तो वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो अप्लायंस हमने यूज़ कर रखे हैं उनको क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है भाई, फ्यूज़ वायर। जैसे ही एक हमारे पास जो एवरेज अमाउंट ऑफ करंट है उससे ज़्यादा जैसे ही करंट फ्लो करता है तो ये फ्यूज़ वायर क्या हो जाता है भाई, हीटिंग इफ़ेक्ट यहाँ पर जनरेट होता है। और हीटिंग इफ़ेक्ट जनरेट होगा तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये फ्यूज़ वायर क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। बर्न होते ही इसका इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो कट ऑफ हो जाता है, जिसके कारण आगे जो डिस्ट्रॉय होना था वो रोक लिया जाता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर याद रखेंगे कि फ्यूज़ वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर वो वहाँ पर हाई हो गया तो सारे घर के अप्लायंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बाद में फिर ये बर्न होगा, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। टंगस्टन वायर जो इलेक्ट्रिक बल्ब